पांचवें दिन भी यूक्रेन में जारी युद्ध के खत्म होने की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। बातचीत से शांति की उम्मीद बरकरार है, किंतु जब जंग रुकेगी, तनाव कब खत्म होगा, ये दावे के साथ फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन के लोगों की मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन चिंता भारत के लिए भी है, क्योंकि अभी भी करीब 15,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते भारत लाने की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अब मोदी सरकार ने एक और सरकार अपने 4 मंत्रियों को ऐसे देशों में भेज रही है जो यूक्रेन के पड़ोसी बॉर्डर से लगते हैं। चारों मंत्री वहां से ऑपरेशन गंगा में सहयोग करेंगे, वहां की सरकारों के साथ समन्वय बनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे सरकार ने मैसेज दिया है कि वो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, और यहां तक कि ऑपरेशन में खुद मंत्री भी जुटे हुए हैं। संकट में घिरे सभी भारतीय छात्रों को सकुशल देश लाने के लिए सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को फ्लाइट से देश लाया जा रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन को अच्छी तरह अंजाम दिया जा सके, इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा फैसला किया है। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर से लगे देशों में भेजे जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मालदोवा और वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है। चारों मंत्री इन देशों के साथ मिलकर मिशन में सहयोग करेंगे और साथ ही छात्रों की मदद करेंगे। यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को देश लाना इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसीलिए मोदी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं एक के बाद एक फ्लाइट से छात्रों के भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय छात्रों को लेकर छठी फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट से भारत पहुंची है, जिसमें 240 छात्र वापस लौटे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम ये फ्लाइट्स कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ पे हम लेके आए हैं, 249 kids we have got back to India, and through knowing through the circumstances what they have been going through, जो उनके ऊपर बीती है, it gives us immense amount of pleasure, it gives us immense amount of satisfaction that we are able to do this for our country. इससे पहले एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से 249 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। बेहद मुश्किल हालात से छात्रों को निकालकर देश ले आना सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत अपने राजनीतिक संबंधों और कूटनीति के जरिए अभी तक करीब 1500 छात्रों को स्वदेश लाने में कामयाब रहा है। एम्बेसी के लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और हम फाइनली आज हम इंडिया आ चुके हैं। इस मिशन के लिए हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों की मदद ली गई है। वहां सरकार ने अपने दूतावास को इस काम पर लगाया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी टीमें यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाई हैं। बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों को आसानी से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में एंट्री मिल रही है। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पेज भी बनाया है। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार की रणनीति रंग भी ला रही है। जिस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूंगी। लिटरली इवन आफ्टर एवरी 5 minutes देयर वाज अ बॉम्ब इन द कीव, एंड हम जो प्लेस में थे उस रोज, वहाँ पे तो ऐसे कुछ था नहीं बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, लेकिन वी डोंट नो ना कब क्या कुछ हो जाए। बट स्टिल इंडियन एम्बेसी ने, जो यूक्रेन एम्बेसी ने, यूक्रेन के जो थे हमारे सर्स, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही सभी भारतीय छात्र अपनी धरती पर सकुशल पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बता दें कि भारतीय छात्रों की घर वापसी के लिए यूक्रेन के पास के देशों में 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा, और सरकार की गंभीरता कितनी है कि जल्दी से जल्दी वहां से बच्चों को बाहर निकाला जाए, वो इससे पता चलता है। पोलैंड जाने से पहले वीके सिंह ने क्या कुछ कहा, यूक्रेन में फंसे लोग किस कदर वहां पर परेशान हैं, उनका हाल क्या है, कैसे उनको वहां से निकाला जाएगा, सुनिए जरा। क्या प्लान है इवैक्यूएशन प्रोसेस के बारे में बताइए सर, ऑपरेशन। देखिए, जहां तक जाने का सवाल है, वो इवैक्यूएशन प्रोसेस का एक हिस्सा है जी, ताकि हम लोग वहां पर जाकर तालमेल स्थापित कर सकें। जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं, उनकी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकें, ताकि हमारे लोगों का निकलना आसान हो जाए जी। और इस समय होता क्या है, जब ऐसा समय आता है, युद्ध का समय आता है, तो बहुत लोगों को
कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग अफरा तफरी में हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद एकदम से हम निकल के जा सकते हैं। दिक्कत तो होती है। युद्ध के अंदर सबसे बड़ी चीज है अपना बचाव करना। तो जो भी इसीलिए हिदायतें दी गई हैं हमारे लोगों की तरफ से या उस देश की तरफ से, उनका पालन करना बड़ा जरूरी है। उसका पालन करें, जैसे आपको हिदायत मिलती है चलने की उसके हिसाब से आपको निकाला जाएगा। और इस चीज के लिए आश्वस्त रहें कि भारत सरकार पूरे जोर शोर के साथ आपको निकालने के अंदर जुटी हुई है। कल एक पर्पेटेड वीडियो जो हुआ सर्कुलेट allegedly from the Polish border, Polish Ukraine border से, जहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनपे अट्रॉसिटीज हो रही है, यूक्रेनियन पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। कुछ वीडियोस शायद आपने भी देखे होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। सर देखिए, हर युद्ध के मैदान से बहुत सी चीजें निकल कर आती, यमन के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी निकल कर आई थी। आमतौर पर क्या होता है, हम सब सोचते हैं कि हम चांदनी चौक में बैठे, हम एकदम से सीधा रास्ता बना हुआ है, हम निकल जाएंगे। हर सीमा के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा रास्ता बना हुआ है। उसके अंदर अगर आप उन चीजों को तोड़ेंगे या कुछ दिक्कत करेंगे तो हो सकता है कि जो वहां पर बॉर्डर गार्ड्स लगे हुए हैं दोनों देशों के, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें शांत चले, उनके साथ थोड़ी झड़प हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि उस वीडियो के अंदर किसकी झड़प हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा, हम जा रहे हैं जमीन के ऊपर, हमारी कोशिश है कि सब चीजों को ठीक किया जाए। तब तक शांति बना के रखें, अनुशासन बनाकर रखें, जो चीज बोली जाती है वो करें। तो यूक्रेन में एयरपोर्ट बंद होने की वजह से भारतीय छात्र सीधे वहां से नहीं आ सकते हैं और इसीलिए छात्रों को ऐसे देशों में लाया जा रहा है जिनकी सीमा यूक्रेन से मिलती है, यानी सड़क या फिर रेल मार्ग के जरिए। पहले यूक्रेन के बॉर्डर तक छात्र आ रहे हैं, फिर पोलैंड, हंगरी या रोमानिया जैसे देशों की राजधानी तक उनको लाया जा रहा है और वहां से फ्लाइट के जरिए उनको लेकर देश आया जाएगा, देश वापस लाया जाएगा। और ये मिशन कितना चुनौतीपूर्ण है, हम आपको वॉर रूम में सीधा लिए चलते हैं। मैंने एक्सपर्ट से भी वहां पर बात की है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब फिलहाल फंसे हुए छात्रों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। भारत सरकार की तरफ से भी अब अपने मंत्रियों को वहां पर भेजा जाएगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से छात्रों को निकाला जाएगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल लेके श्रीवास्तव मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका सर। मैप के जरिए हम अपने इस वॉर रूम में समझने की कोशिश करेंगे कि रास्ते कौन से हो सकते हैं और कितनी जल्दी हम वहां से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि जो लड़ाई हो रही है वो ज्यादातर अभी ईस्ट यूक्रेन में है। हाँ। और वेस्ट यूक्रेन जो है, ये जो यूरोप के साथ है, वही इलाका है जहां से हमारे ये स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो इसके अंदर कंट्रीज हैं जो पोलैंड है, रोमानिया है और हंगरी है। यहां से इसका मतलब ये है कीव से और बाकी जो ईस्टर्न यूक्रेन है, ये स्टूडेंट्स को बसों से, ट्रेन से लाया जा रहा है बॉर्डर एरिया पे, चाहे वो रोमानिया का है या चाहे वो पोलैंड का है या हंगरी का है। तो वहां पर यकीन किया गया है, बिना वीजा के इनको अलाउ किया जा रहा है। और देखो, भारत की जो गवर्नमेंट है उसने सब तैयारियां कर रखी हैं। अपने वहां पर जो एक टीम भेजी हुई है, अभी तो आपको मालूम है कि 4 मिनिस्टर भी जाएंगे, जिसके अंदर जनरल वीके भी है, उसके अंदर पुरी भी साहब हैं और उसके बाद जीजू साहब और सिंधिया साहब जा रहे हैं। तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं 5 दस्ते पहले निकल चुके हैं, उनको बसों से, ट्रेन से बॉर्डर एरिया पे लिया जाता है और बॉर्डर एरिया के बाद इनको मूव किया जाता है बिना वीजा के। और फिर ये जैसे बुचारेस्ट में, रोमानिया में, वहां से निकले हैं। तो इसका मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, एक ही देश से नहीं, ये तीनों देशों से, सो दैट हमारी इवैक्यूएशन जल्दी हो। और जैसे जैसे सिचुएशन में फर्क आ रहा है, तो ये स्टूडेंट जो है जल्दी से जल्दी इनको लिया जा रहा है बॉर्डर एरिया पे, और बॉर्डर एरिया के बाद उनको
उनकी जो बुचारेस्ट में ले जाके जो ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है यूक्रेन वाला, वहां पे सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आपने कहा वॉर वहीं पर हो रही है। और खास तौर पर अगर हम इस कीव की बात करें तो यहाँ से किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि जो वीडियोज आ रहे हैं, बच्चों के वहां से मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये है कि सिचुएशन बहुत टेंस वहां पर है। हाँ बिल्कुल, देखो कीव में मैं रह चुका हूं तो मुझे मालूम है। देखो हो क्या रहा है कि ये एक सदर्न पोर्शन है इसका यूक्रेन का, उधर भी लड़ाई चली है और ईस्टर्न पोर्शन में भी लड़ाई चली है। यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक थी, मगर अभी स्टूडेंट वहां से आ गए। कीव के अंदर जो है अभी आज की तारीख में कर्फ्यू हटा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की मदद से वो उनको बॉर्डर एरिया ले जाया जा रहा है। हाँ। और जो बाकी इलाका तो जो सदर्न यूक्रेन में था वहां से बसों में लिया जा रहा है। तो बसों से भी जा रहा है, रेलवे से भी जा रहा है। हाँ। इनको बॉर्डर एरिया भी ले जाया जा रहा है। वहां हमारी टीमें हैं जो कि एमईए की, वो उनको वहां से लेती हैं और फिर वो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, चाहे आपकी रोमानिया है, वहाँ बुचारेस्ट में गए थे, पोलैंड में गए, हंगरी में गए, तो वहां से फिर उनको कैपिटल से वहां से बाय एयर उनको दिल्ली और मुंबई लाया जा रहा है। चलिए, ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी है। बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि किस तरीके से जितने भी वहां पर छात्र हैं, कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी उनको वहां से बगल के दूसरे कंट्रीज, चाहे वो बेलारूस हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, इन्हीं के रास्ते वापस भारत लाया जा सके। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को उन देशों से बाहर निकाला जा रहा है जिनका बॉर्डर यूक्रेन से लगा है, लेकिन सरकार का फोकस खास तौर पर हंगरी पर है। असल में पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। इसमें यूक्रेन के नागरिक भी हैं जो किसी भी तरह बॉर्डर पार करना चाहते हैं और इस वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल है। इस वजह से भारतीय छात्रों को बॉर्डर पार कराने में मुश्किल आ रही है। हालांकि पोलैंड की तरफ से भारतीय छात्रों के लिए बसें चलाई जा रही हैं और उनको आसानी से एयरपोर्ट पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की रणनीति ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक लाने की है और इसके लिए एक विशेष रेलवे रूट का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हंगरी की तरफ में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि अगर बच्चे हम लोग लेके आ जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ स्मूथली आ सकें। हमारी एक बॉर्डर यूनिट वहाँ पे जुहानी पर मौजूद है और जब वो एंटर करते हैं उनको हम लोग वहाँ से बस के जरिए हम लोग बुडापेस्ट ला रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है सबसे कि अगर वो लोग उस रोड में वहाँ पर रहें जहाँ पर उनके पास उनका अपना घर है, उनकी अपनी रहने की व्यवस्था है, तो वहाँ पे वो ग्रुप में मतलब इंडिविजुअल 1 और 2 के नंबर में नहीं आए बॉर्डर की तरफ पैनिक करके, क्योंकि उसमें उनको एक तो उनको डिले भी होगी और दूसरी है कि उनको फिर वहां पर किसी मुश्किल फंस गए तो उनको निकालने में भी हमें भी उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। अगर वो ग्रुप में है और वहां किसी टिके हुए हैं तो हमने नंबर दे रखे हैं, नंबर उन नंबर्स पर कोऑर्डिनेट करें और उनको हम लोग एक ग्रुप में एक बस में बिठा करके उनको हम लोग लेकर के आ सकते हैं। हंगरी की बॉर्डर से 2 घंटे में एक ट्रेन निकलेगी जो कि 7-8 घंटे के सफर के बाद छात्रों को बुडापेस्ट तक ले जाएगी। फिलहाल कई भारतीय छात्र हंगरी और यूक्रेन की बॉर्डर पर एक इलाका जोहनी है जहां पर पहुंचे हैं। कुछ छात्रों से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने भी बात की। मैं भी हंगरी और यूक्रेन की सीमा पर हंगरी के सबसे आखिरी गांव में हूं और यहां पर जो रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे छात्र हैं, केरल के हैं, एक लड़की उड़ीसा की है। उन्होंने बताया कि ये पश्चिमी क्षेत्र में ही जो एक यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, वहीं पर रहते थे। हालात ख़राब नहीं थे, लेकिन इनको नक्शे दिए गए, मैप दिए गए, बंकर्स बताए गए कि अगर आपात स्थिति होती है तो कहाँ चले जाएँ। और अभी जो हमें जानकारी मिली कि बॉर्डर पर 200-300 से ज़्यादा ऐसे भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पर हैं। कईयों के पास पैसे भी नहीं कि वहाँ से किसी तरह निकल सके। हालांकि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के और खासकर यूक्रेन के भी रहने वाले बड़ी संख्या में सीमा पार करके यूरोपीय देशों में आना चाहते हैं। कुछ पोलैंड की ओर जा रहे हैं, स्लोवाकिया की ओर जा रहे हैं, रोमानिया की ओर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हंगरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक चुनौती ये भी बन गई और ख़ासकर रात में जब मौसम सर्द होकर के -3 डिग्री -4 डिग्री तक चला जाता है, उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अब ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये सीमा तक पहुँचे, वहाँ से फिर अब हंगरी तक पहुंच चुके हैं। आगे ये नहीं पता क्या होगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ी फिक्र है क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल के छात्र हैं, यहाँ वापसी कब होगी, भविष्य का क्या होगा। इन तमाम सवालों के बीच सबसे बुरी स्थिति उन यूक्रेनी नागरिकों की है जो पूर्वी और मध्य इलाके से निकल करके सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वापस अपने वतन कब लौटेंगे।
तो यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से यूक्रेन के नागरिकों और भारतीय छात्रों को बुडापेस्ट भेजा जा रहा है। बुडापेस्ट से छात्रों को फ्लाइट के जरिए ही भारत लाया जाएगा और इस सफ़र में छात्रों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। बुडापेस्ट से इंडिगो की फ़्लाइट तुर्की के इस्तांबुल के लिए उड़ान भरेगी और 1 मार्च को इस्तांबुल से फ़्लाइट छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। ये ट्रेन है जो चोक से होते हुए सबसे पहले जो सबसे बॉर्डर इलाका है, सबसे ग्रामीण इलाका है, वहाँ पहुँचती है। ये दरअसल हंगरी और यूक्रेन का बॉर्डर है और वहाँ से फिर अब ये ट्रेन बुडापेस्ट जा रही है। तो मेरे पीछे आप जिन तमाम लोगों को देख पा रहे हैं, इसमें महिलाएं हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जो निकले हैं सीधे यूक्रेन से जान बचाते हुए, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, उत्तरी इलाका हो, दक्षिणी इलाका हो, वहाँ से निकल के ये तमाम सारे लोग जान बचाकर किसी तरह पहुँचे हैं। जितने लोग वहाँ से निकल करके आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और इसमें अगर हमने बात की तो ये यूक्रेन के रहने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, नाइजीरिया से हैं, हिंदुस्तान से हैं और ख़ासकर हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में जो मध्य यूक्रेन है और जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में जो पूरा इवैक्यूएशन है बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में फिलहाल कर्फ्यू हटा दिया गया है और इसकी वजह से वहाँ के जो आम लोग हैं उनके साथ भारतीय छात्रों के लिए भी आसान हो गया है कि वो फिलहाल वहाँ से बाहर निकल सके। हालांकि वो कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ था और इसका फ़ायदा भारतीय छात्रों को मिलेगा। बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन पर भारतीय छात्र पहुँच रहे हैं, वहाँ से ट्रेन लेकर बॉर्डर के इलाकों तक वो पहुँच रहे हैं। गौरव सावंत की रिपोर्ट देखिए। पहली बार 2 दिन के बाद जब कर्फ्यू हटा है तो लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। और ये भारत में जो माता पिता हैं उनको सुनकर अच्छा लगेगा कि बच्चे भी यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच रहे। भारतीय बच्चे, मेरी कुछ बच्चों से बातचीत हुई थी, बहुत तनाव में थे। कई बच्चे तो रात भर चलते हुए यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन अब कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, कई और अब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कर्फ्यू हट गया है तो आज टैक्सियां भी चल रही हैं 2 दिन के बाद। तो लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर, रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है वो उन ट्रेनों में है जो ट्रेनें यहाँ से पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर की ओर जा रही हैं। प्रयास यही कि अगर ट्रेन में एक बोगी में 70 लोग आते हैं तो 70 ही सीटें हैं, लेकिन अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोगों को बिठाकर यहां से बाहर ले जाए। जैसे ही कर्फ्यू खुला तो टैक्सियां भी अब आपको दिख रही हैं और वो भीड़ भी दिख रही है। आइए जल्दी से हम लोग प्रयास करते हैं, हमारा सामान यही है। ये कुछ भारतीय बच्चे गाड़ी में से आए हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने का। देखिए अपने साथ उनके पिट्ठू भी हैं। और आर यू फ्रॉम इंडिया? आर यू गाइस फ्रॉम इंडिया? What's your name? Myself वैभव। वैभव बिल्कुल होल्ड ऑन लेकर चल रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? सर मैं इधर अकादमी का तुपोलीवा से आ रहा हूँ, सिलेट्स मेट्रो के पास से। अच्छा, और कितनी देर में ट्रेन जाएगी यहाँ से, क्या पता? सर अभी 10 बजे का टाइमिंग है ट्रेन का, बाकी अभी कुछ आइडिया नहीं है, शेड्यूल चेंज भी हो सकते हैं। पहुँचे कैसे? सर अभी कैब से आए हैं फिलहाल। तो यहाँ से जाने का कहाँ प्रयास कर रहे हैं? सर जहाँ से ट्रेन मिलेगी वहीं चले जाएंगे। उन लोगों ने एक दिन हमें पहले भी भेजा था जी, और उस दिन हम लोग यहाँ से वापस गए, हमें उन्होंने ट्रेन आई ही नहीं, ट्रेन पता नहीं आई, जहाँ हमें बैठने नहीं दिया गया। हाँ। और आप ये भारत का झंडा ये लेके जा रहे हैं कि आप भारत से हैं और आपको कोई नुकसान न पहुँचाए। तो ये वो लोग हैं जो फिलहाल वहाँ फंसे हुए हैं। सिचुएशन वहाँ पर क्या है, गौरव सावंत की रिपोर्ट में आप समझ सकते हैं। अब जो छात्र यूक्रेन से भारत आ चुके हैं वो बहुत खुश हैं, खुशकिस्मत भी हैं। उनके परिवार वालों ने चैन की सांस ली है। यूक्रेन से आए कई छात्रों से कर्नाटक भवन में मेरी सहयोगी श्रुतिका ने बात की है। भारतीय स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, अब उनकी भारत वापसी शुरू हो गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत वो भारत आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कर्नाटक भवन में, जहां पर मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं भारतीय स्टूडेंट्स जो वापस लौटे हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनका ये सफर वहां से यहां तक का किस तरीके का रहा है, क्या कुछ परेशानियां आपको इस पूरे सफर में आई हैं, कैसा था, कब आए थे आप? मैं 24 की मॉर्निंग में लैंड करी थी यहाँ पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज अटैक ही 24 को हुआ था, तो हमारी 23 को फ्लाइट वहां से निकल गई थी। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे दोनों रूममेट्स हैं जो अभी आए हैं, इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई है बहुत ज्यादा, बिकॉज बॉर्डर्स पे वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। हमारी जो BSMU हमारा जो कॉलेज है, उसकी फर्स्ट जो 2 फ्लाइट निकली थी वो बहुत इजीली निकल गई थी क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पे कोई नहीं था। बट आफ्टर उनकी फ्लाइट जब निकली, तो जब वो टेलीकास्ट हुआ तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ से बॉर्डर से बच्चे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग वो सब
बच्चे सारे अल्जीरिया से, जितने भी वहाँ पे जितने भी अब्रॉड से बच्चे आए हैं पढ़ने, प्लस वहाँ के लोकल्स भी, यूक्रेनियंस भी, वो लोग भी बॉर्डर पे पहुंच गए। और अभी इस वक्त वहाँ पे कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ जमा है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं। तो क्योंकि बॉर्डर से सिर्फ उन लोगों को निकाला जा सकता है जिनके पास परमिशन है, किसी को भी नहीं घुसाएंगे। और हम लोगों बीएसएमयू स्टूडेंट्स के पास परमिशन है तो हम लोग निकल सकते हैं, बट उन लोगों के वजह से हम लोगों को भी नहीं निकाला जा पा रहा है। बॉर्डर तक कैसे पहुंची थी? अपने कॉलेज से बॉर्डर तक कैसे आए थे? कॉलेज से तो हमारे लिए बस सेंड करे थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर बस पूरा बॉर्डर तक नहीं आई। 12 किलोमीटर चल के आए हम लोग, और चल के आके वहाँ 1000 बच्चे थे जिनको मतलब पोलैंड बॉर्डर तक जाना था। वो लोग भी रोमानिया आ चुके थे, क्योंकि उधर बॉर्डर क्लोज हुए थे, इसलिए रोमानिया में ही सब आ चुके थे। आपसे ये भी कहेंगे कि अब आप वापस आ गए हैं, वतन आपकी वापसी हुई है, तो और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र का विशेष सत्र, और यूक्रेन मुद्दे पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये विशेष सत्र है जो शुरू हो चुका है। बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र का ये विशेष सत्र है, शुरू हो चुका है। रूस के खिलाफ प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर ही फिलहाल ये विशेष सत्र बुलाया गया है। यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। आज जंग के 5वें दिन शांति की उम्मीद तब बनी जब बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। अब भले ही इस मुलाकात से बात नहीं बनी हो, लेकिन अगर दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल बैठकर समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं तो इस इलाके में शांति बहाल हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये बातचीत हो रही थी तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुलकर अपनी मांग रखी। कहा कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले, तत्काल युद्ध विराम करे। Російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З Криму. З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь. Це ж не назви військових таборів для танкистів. जाहिर है कि कमजोर होने के बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं। दावा है कि इस जंग में अभी तक रूस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या रूस यूक्रेन पर हमला करके फंस गया? इस हमले से उसे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? क्योंकि यूक्रेन अभी भी मैदान में टिका हुआ है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए जोरदार कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर पश्चिमी देश एकजुट हो गए हैं और रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग करने की योजना बनाई जा रही है, जिस कड़ी में यूरोपीय देशों में रूस को वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर करने का फैसला किया। पश्चिमी देशों का रूस के बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक करना बड़ा कदम माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि इससे रूस को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और इसकी जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी है। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया और लिखा, हमने रूस को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर निकालने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ निर्णायक कार्रवाई की है, जिसमें स्विफ्ट से रूसी बैंकों को बाहर निकालने का पहला कदम शामिल है। पुतिन के आक्रामक रवैये को देखते हुए यूरोपीय देश लगातार रूस के खिलाफ बड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे रूस युद्ध के मोर्चे पर वापस लौटा। ऐसे में यहां से यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर स्विफ्ट है क्या।
जिससे बाहर होने से रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक सिक्योरिटी नेटवर्क है। स्विफ्ट को सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम भी कहा जा सकता है। इसकी मदद से बैंक जल्द और सुरक्षित तरीके से एक देश से दूसरे देश में मनी ट्रांसफर की जानकारी मिलती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सीमा पार भुगतान में स्विफ्ट से सहूलियत मिलती है। और आसान शब्दों में अगर हम समझें तो स्विफ्ट का इस्तेमाल बैंक मनी ट्रांसफर, ऑर्डर या जानकारी को एक देश से दूसरे देश में भेजने और पाने के लिए करते हैं। यानी स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों को सुरक्षित संदेश और पेमेंट ऑर्डर भेजने के लिए जोड़ता है। यहाँ से ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि स्विफ्ट पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करता है, बल्कि ये केवल पैसे के ट्रांसफ़र की जानकारी देता है जिसे संबंधित बैंकों को सेटल करना होता है। स्विफ्ट के ट्रांजैक्शन मैसेजेस में पेमेंट, व्यापार और करेंसी एक्सचेंज के ऑर्डर और कंफर्मेशन शामिल होते हैं। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के लाहल्प में है। स्विफ्ट की निगरानी G10 देशों के जरिए की जाती है। इसमें बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के सेंट्रल बैंकों के साथ ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी शामिल हैं। फिलहाल स्विफ्ट से रूस, अमेरिका समेत दुनिया के 200 देशों के 11,000 बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़े हैं। दरअसल बैंक स्विफ्ट का यूज खासतौर पर देश के बीच व्यापार से जुड़े लेन देन की जानकारी देने में करते हैं। स्विफ्ट लेन देन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के दायरे में आता है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए 1989 में बनाया गया था। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि 2021 में स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए हर दिन औसतन 4.3 करोड़ ट्रांजैक्शन मैसेजेस भेजे गए, जिससे खरबों डॉलर का लेन देन हुआ। ऐसे में रूस को स्विफ्ट से बाहर करने का रास्ता दिखाने का मतलब है रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव। हालांकि ऐसा तभी होगा अगर रूस को लंबे समय के लिए इस सिस्टम से हटाया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब रूस को स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद भी रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और ऐसे में तब रूस ने स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर अपना फाइनेंशियल ट्रांसफर प्लेटफॉर्म SPFS बनाया था, जिसके साथ आर्मेनिया, बेलारूस, जर्मनी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और स्विट्जरलैंड के भी 23 विदेशी बैंक जुड़े हैं। हालांकि रूसी सिस्टम स्विफ्ट जितना तेज नहीं है और इससे ट्रांजैक्शन भी महंगा होता है। ऐसे में स्विफ्ट से बाहर निकलना रूस के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी चोट साबित हो सकता है। दरअसल रूस का स्विफ्ट से हटने से रूस की ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी पर भी असर पड़ेगा। यानी रूस में विदेश से पैसा पाने में दिक्कत होगी। रूस पर इस बैन का सबसे ज्यादा असर रूस को तेल और गैस से मिलने वाले प्रॉफिट पर पड़ेगा, जिसका रूस की कमाई में 40% तक योगदान है। रूसी कंपनियों और व्यापारियों के लिए आयात का भुगतान करना और निर्यात के लिए पैसा पाना, विदेश से उधार लेना, बाहर निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। साफ है कि स्विफ्ट से बाहर होना रूस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज के जीमेल के तौर पर कार्य करने वाली एक प्रणाली है। साल 1973 में इसकी स्थापना की गई थी ताकि टेलेक्स प्रणाली पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके, जिसका उपयोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। स्विफ्ट 200 से ज्यादा देशों में 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज के बीच में मैसेज के तौर पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है।
और अब आखिर में आज की खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन जंग की लपटों में घिरा है, इसीलिए यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जाने की कोशिश में हज़ारों लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हैं, जहां खूब बर्फबारी भी हो रही है। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बॉर्डर पर लोग अपनों से मिल रहे हैं। वतन छोड़कर जाने का दुख भी है, सुरक्षित निकल जाने की खुशी भी है।